आपकी अदालत में चुनाव के इस मौके पर हम मुकदमा चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अरुण जेटली पर। उनसे पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन के बारे में। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। बीजेपी महासचिव अरुण जेटली पर इल्जाम है कि बीजेपी ने वोटों के लिए पुराने इश्यूज को फिर से जिंदा किया। जेटली साहब, आप बात कर रहे थे अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई रास्ता नहीं सुझाया। जब मंदी का दौर आता है तो मंदी के दौर में सरकार का एक दायित्व बढ़ जाता है, और वो दायित्व ये होता है कि बाजार के अंदर जो पैसे की कमी आ गई है, उस पैसे की कमी को सरकार थोड़ा सा खोले, इकोनॉमी को प्राइम अप करने का काम सरकार करती है। उसके बाद जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो आप लोग फिर निजी क्षेत्र भी उसमें आता है। सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चरल स्पेंडिंग कोई व्यक्ति भी आपको बतला देगा, सबसे पहले आरंभ कीजिए। इस सरकार ने नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन धीमा कर दिया। वाजपेयी जी ने योजना बनाई थी 6 लाख गांव को रूरल सड़कों को जोड़ने की, उसको बिल्कुल लगभग ठंडा कर दिया। तीसरी योजना थी कि कहीं देश में सूखा पड़ता है, कहीं देश में बाढ़ आती है, इसलिए नदियों को जोड़ने की, उसको पूर्ण रूप से अबेंडन कर दिया। अंग्रेजों के बाद आज तक रेलवेज का एक्सपेंशन इस देश में रुका हुआ है, और यह मौका था इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चरल स्पेंडिंग के इन सारे एरियाज में आगे आने का। उसमें रोजगार भी निकलता है, अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है, सीमेंट बिकता है, स्टील बिकता है, आपका ऑटो सेक्टर। जैसे 2001 में जब ये नेशनल हाईवे शुरू हुए थे तो इसका सबका यही परिणाम हुआ। प्रधानमंत्री एक सक्सेसफुल इकोनॉमिस्ट हैं, हम क्यों ना उनकी बात का भरोसा करें। इकोनॉमिस्ट कहते हैं पहली बार ये ऐसी अर्थव्यवस्था देखी है कि मंदी के दौर में भी खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान तक पहुंचती जाए। कोई कदम इस सरकार ने नहीं उठाया। उल्टा क्या किया कि जब दुनिया के अंदर सब प्राइम क्राइसिस आ रहा था, अमेरिका में 2007 में आरंभ हो गया, 2008 में, तो इन्होंने 2008 के दूसरे दौर में बाजार में से पैसा, लिक्विडिटी को बाहर निकालना शुरू कर दिया। ब्याज की दर जो 6.5-7% पर आ गई थी, 13% पर ले गए। लोगों को लगता था कि मकान बनाने के लिए किराया देना महंगा होगा, लेकिन अगर मैं बैंक से उधार लेकर मकान बना लूं वो सस्ता होगा, इसलिए हाउसिंग इंडस्ट्री, रियल एस्टेट सब में बूम था। लिक्विडिटी सक करना, ब्याज दर को ऊपर बढ़ाना, टैक्सेस को रेज करना, ये सारे कदम ऐसे थे जिससे बाजार में पैसा कम हुआ। और आज देखिए पिछले 6 महीने से 1 दिसंबर से हिंदुस्तान के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। कितना बड़ा क्राइसिस है। लोगों की पूंजी जो थी, जो सेविंग्स थी, वाइप आउट हो गई हैं, जॉब लॉसेस हो रहे हैं, पिंक स्लिप्स जा रही है। जो लोग निजी क्षेत्र में काम करते हैं उनसे पूछिए, तनख्वाहें उनकी कम हो रही हैं, और इकोनॉमी को प्राइम अप कैसे किया जाए, कोई सरकार का कदम नहीं। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया भर में रिसेशन का जितना असर हुआ है, इसीलिए दुनिया भर के अंदर बराक ओबामा और गॉर्डन ब्राउन जूझ रहे हैं। यह नहीं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को बंद कर दिया है जो इस सरकार ने किया हुआ है, इसीलिए दुनिया में जूझ रहे हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी की जो डिसीजन मेकिंग है, जब मंदी का दौर आया उसको बंद कर दिया गया है। आपने सुझाया स्विस बैंक में 25 लाख करोड़ रुपए रखे हैं, उनको ले आओ तो रास्ता निकल आएगा। ये जब मंदी का दौर आया तो अमेरिका और जर्मनी ने यह प्रयास आरंभ किया कि स्विस बैंक्स जो अपने खाते नहीं बतलाते थे वो बतलाना आरंभ करें, और जब उन पे ऊपर दबाव आया तो उन्होंने अमेरिका को और जर्मनी को पूरे डिस्क्लोजर्स किए हैं। हमारा ये कहना है कि हिंदुस्तान भी इसमें कदम उठाए और ये डिस्क्लोजर्स हो जाए। उससे जो हमारे देश का पैसा विदेशों में पड़ा है, ब्लैक मनी है, क्राइम मनी है, वो वापस देश के अंदर आए। वो एक अलग विषय है। कोई अर्थव्यवस्था सारी उससे रिजॉल्व हो जाएगी, इतना नहीं। क्या ये गिमिक नहीं है? आप कहें कि 25 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंकों में पड़े हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि आप इकोनॉमिस्ट के बयान पढ़ लीजिए, ये फिगर बढ़ाकर बताइए। चलिए मैं मान लेता हूं ये फिगर एग्जैजरेटेड है, लेट मी अज्यूम, लेकिन प्रधानमंत्री जी को तो इसका स्वागत करना चाहिए था। मैं मान लेता हूं कि 25 लाख करोड़ नहीं है, 25,000 करोड़ है, मैं मान लेता हूं उससे कम है तर्क के लिए, लेकिन सरकार इसको केवल बीजेपी का मुद्दा क्यों मांग रही है? आप इनमें से किसी से पूछ लीजिए, अगर स्विस बैंक में खातों में पैसा पड़ा हुआ है और 2008 तक उनकी नीति थी कि वो डिस्क्लोजर्स नहीं करते थे, 2009 के बाद अमेरिकन प्रेशर के बाद वो डिस्क्लोजर्स कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान को क्या तकलीफ है कि उनसे डिटेल्स मांगे ये किस किस का पैसा है? इसीलिए वो आपसे सवाल पूछ रही कि जब आप सरकार में थे 6 साल, तब ये क्यों नहीं किया? फिर गलत तर्क है। जब हम सरकार में थे तो स्विस बैंक्स की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर थी, वो कोई डिस्क्लोजर नहीं करते थे। ये तो अब आकर जब मंदी का दौर आया और अमेरिकन प्रेशर में आकर उन्होंने 2008 में अपनी नीति बदली और स्विस बैंक्स ने डिस्क्लोजर शुरू किए। लेकिन कांग्रेस को तकलीफ क्या है
मैं इसलिए कह रहा हूं, जितनी प्रधानमंत्री जी को तकलीफ हो रही है ये डिस्क्लोजर की मांग करने के लिए, मुझे शक कांग्रेस के बारे में उतना ही मेरे मन में बढ़ता जा रहा है। जिस स्विस बैंक के काले पैसे की आप बात कर रहे हैं, प्रकाश करात ने ये सवाल फरवरी में उठाया था, तब तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। वामपंथी कह रहे हैं बिल्कुल लो, कम्युनिस्टों को इसका डर नहीं है। कांग्रेस इसमें इतनी परेशान क्यों है? ये पॉलिटिकली एडवर्सेरियल इशू थोड़ी ना है कि हमारे और उनके विरोध का। कांग्रेस को भी आना चाहिए, हाँ, जिसका भी है उसकी बात, दूध का दूध पानी का पानी सामने हो जाएगा। कांग्रेस को लगता है ये इलेक्शन का इशू नहीं है। देखिए, इलेक्शन का इशू ना हो, देश का इशू है, और देश के इशू भी इलेक्शन के इशू होते हैं। और इसलिए देश का इशू है कि इस देश का जो पैसा बाहर पड़ा हुआ है, इस देश की सड़कों के निर्माण के लिए आ जाए, और मंदी के दौर में आएगा तो बहुत ही लाभ होगा उसका। तो जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, आप यहाँ फर्स्ट रो में। जो प्रधानमंत्री आज कमजोर बताया जा रहा है, अभी जब न्यूक्लियर डील का मामला आया तो लेफ्टिस्ट के सामने न कांग्रेस झुकी न वो प्रधानमंत्री झुके, और जब कंधार का मामला आया तो पूरी बीजेपी भी झुक गई थी और एडवाणी जी भी झुक गए थे। ये मान लेना कि हम वामपंथियों के सामने नहीं झुके तो इसलिए बहुत मजबूत हो गए, लेकिन वामपंथियों के स्थान पर समाजवादी पार्टी को लेकर आए अपने साथ, और जब उन्होंने कैश फॉर वोट्स पार्लियामेंट के अंदर किया तो उस पूरे गवाही एविडेंस के ऊपर पर्दा डाल देना, और उनके जितना भी कुकर्म हुआ उसके ऊपर पर्दा डाल देना और एक फर्जी रिपोर्ट ले लेना, वो बहुत मजबूती का और बहादुरी का काम। क्या आप ये नहीं मानते कि न्यूक्लियर डील के मामले पर कम से कम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह झुके नहीं? तरह तरह के प्रेशर थे। देखिए, 12 अक्टूबर 2007 को वामपंथियों ने पहली बार कहा कि हम न्यूक्लियर डील को नहीं सपोर्ट करेंगे, हम समर्थन वापस ले लेंगे। उसी 12 अक्टूबर को 2007 को हिंदुस्तान टाइम्स समिट में प्राइम मिनिस्टर गए थे। उसमें उनसे पूछा गया कि अब तो न्यूक्लियर डील नहीं होगी क्योंकि वामपंथियों ने मना कर दिया, तो उनका जवाब था, वन हैज टू लिव विद डिसअपॉइंटमेंट्स इन लाइफ। लोगों को जीवन निराशा से कई बार जीना पड़ता है, और मैं भी इस निराशा से जी लूंगा कि मैं नहीं कर पाया। हम एक मुद्दे की सरकार नहीं है, हम दूसरे मुद्दों पे काम कर लेंगे। अब उसके बाद उनकी रणनीति बदली कि वामपंथी जाते हैं तो जाएं, मैं समाजवादी पार्टी को साथ ले लूंगा। तो उन्होंने कहा मैं बहादुर बन गया। मैंने तो सोच लिया था कि मैं इस्तीफा दे देता अगर डील ना होती। अगर इस्तीफा दे देते तो उस दिन, जिस दिन वापस की धमकी दी थी कम्युनिस्टों ने, तो आपके कैमराज में वो कैप्चर्ड होगी कि ये कहने की क्या जरूरत थी कि मैं अब बाकी जीवन इस निराशा के साथ जीऊंगा और बाकी कार्यक्रम अमल करूंगा। तो मैं नहीं मानता कि उनके लिए बहुत इतना बड़ा पॉलिसी का निर्णय था, और पॉलिसी का निर्णय नहीं था। उनको जब लगा कि मैं इस वक्त मैनेज कर सकता हूं सपा को, तो उन्होंने कर दिया। जब तक नहीं मैनेज कर सकते थे तब तक वो वामपंथियों के साथ चलते रहे। लेकिन इतना तो आप और आपकी पार्टी मानेंगे कि मनमोहन सिंह जी एक अच्छे आदमी हैं। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे, कई बार जब उनसे कहा जाए कि फलां अच्छा आदमी है, फलां अच्छा आदमी है, तो बड़ा अच्छा एक उदाहरण देते थे। उसने कहा, गाय बहुत अच्छी तब मानी जाती है जब दूध भी दे, जब वो दूध ही ना दे तो मैं उसको अच्छा कितना मान लूंगा। तो इसलिए अच्छे आदमी हैं, मुझे उनकी अच्छाई से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इस देश की राजनीति के लिए और देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए भी अच्छा काम कर देते तो मैं उनको और अच्छा कह देता। हम एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे अरुण जेटली पर नए इल्जामात और सवाल के साथ। जेटली साहब, मायावती जी का तो ये कहना है कि चढ़गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, और अब बदली हुई परिस्थिति है, गुंडे चढ़ गए हाथी पर और गोली मारे छाती पर।